और पहचान बताए बिना अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं सरदार शहर तहसील चूरू जिले की निवासी हूँ और मेरी पूरी शिक्षा सरदार शहर कस्बे से ही हुई। मैंने कक्षा 10 2001 और 12 2003 में पूर्ण की। उसके पश्चात मैंने स्नातक 2006 में मित्तल महाविद्यालय श्री महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। उसके पश्चात मैंने स्वयं पाठी छात्रा के रूप में स्नातकोत्तर 2011 में पूर्ण किया और शोध कार्य मैंने अभी 2023 में पूर्ण किया। जी सर। पीएचडी का टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या जी सर। मेरे पीएचडी का टॉपिक था तुलसीदास, निराला व नरेश मेहता के काव्य में राम विषयक दृष्टिकोण, एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है। तो आप अपने जो आपका जिला है चूरू, उसकी कोई 4 समस्याएं बिंदुवार बताइए। सर, जो पहली समस्या तो पानी की, कि वहाँ कोई भौगोलिक दृष्टि से कोई नदी नहीं है, तो वहाँ पानी की दिक्कत है। और दूसरा, पानी की समस्या के कारण ही वहाँ उद्योगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। और तीसरी समस्या, भूमि भी उतनी उपजाऊ नहीं है जिसके कारण खेती का विकास हो सके। और चौथा, वर्षा की कमी, जो अकाल की समस्या है वो सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र में और चूरू जिले में अधिक देखने को मिली। तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे और आपने जब कॉलेज में पढ़ाई की, तो उस दौरान आपको अध्ययन के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी कमियां लगी जो आप अब आके और उनको सुधारने का प्रयास करें? सर, उस समय जो सह गतिविधियां होती हैं विद्यालय स्तर पर, वो उतनी नहीं हो पाती थी जितनी आज हम देखते हैं। और जितना अभी प्रयास चल रहा है कि अन्य सह गतिविधियां हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि वैसे ही सह गतिविधियां और भी हो, ताकि तकनीकी शिक्षा में जो अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, तो एक व्यावसायिक शिक्षा का भी साथ में उसमें विकास हो, ऐसी गतिविधियां संचालित की जाए स्कूल में। अभी गुजरात के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक उद्घाटन किया है इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो क्या है? सर, माफी चाहती हूँ, मुझे इसका। चलिए देख लीजिएगा। और ठीक है सर। आपके पीएचडी का टॉपिक है तुलसीदास, निराला, नरेश नरेश मेहता। आगे के काव्य में राम विषयक दृष्टिकोण। तो इन तीनों के राम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या अंतर है? तुलसीदास जी ने जिस राम का वर्णन किया या जिसका चित्रण किया, वो राम पौराणिक राम है, एक अवतारी राम है, जिसमें उन्होंने किसी दोष को नहीं दिखाया है और केवल आदर्श स्थापित किया है, ताकि उस तत्कालीन समाज में उस आदर्श के माध्यम से जो विसंगतियां थी उन्हें दूर किया जा सके धर्म के संबंध में। और निराला के जो राम है, वो नवीन पुरुषोत्तम राम है, जो ना तो अवतारी हैं, वे एक सामान्य मनुष्य की भावभूमि पर दिखाए गए हैं। और नरेश मेहता के जो राम है, वो ना तो पौराणिक राम है और ना ही सामान्य मनुष्य है, वे एक महापुरुष हैं, और जो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, और जिनके मस्तिष्क में एक ही बात है कि युद्ध यदि होगा तो नरसंहार होगा। और वो इस नरेश मेहता का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको राम ग्रंथ कहते हैं, वो कौन सा है? सर, नरेश मेहता ने राम के बारे में कौन से ग्रंथ में लिखा है? नरेश मेहता ने संशय की एक रात में लिखा। तो ये जो शीर्षक है संशय की एक रात, ये कौन सी घटना से परिभाषित होता है, ये थोड़ा सा बताइए। सर, संशय की एक रात उस समय का वर्णन है जब राम रावण युद्ध हो रहा है, और रावण से युद्ध करते समय उन्हें द्वंद इस बात का नहीं है कि युद्ध में जय होगी या पराजय। वे इस बात से सशंकित है कि युद्ध होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मूल संशय था जी, वो क्या था? वो संशय यही था सर कि वो नरसंहार नहीं चाहते थे, और वो ये संशय था कि युद्ध होना क्या उचित है, क्योंकि उस समय जब ये संशय की एक रात की गई, ऐसा ही संशय निराला की राम की शक्ति पूजा में कहीं आता है? वो संशय सर जय और पराजय का संशय है, जो निराला की राम की शक्ति पूजा में आता है, कि रावण की विजय ना हो जाए। विजय होने का सवाल तो बाद में आता है, उसमें एक शब्द आता है कि राम हत लक्ष्य बाण, उनके जो बाण है उनके लक्ष्य से तिरोहित हो रहे हैं, वहां थोड़ा सा ये भाव नजर आता है।
राम सोचने लगते हैं, फिर उनको कोई सलाह देते हैं कि आप ये करो। जामवान, हाँ, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो। तो ये मौलिक कल्पना क्या है? सर, शक्ति की मौलिक कल्पना एक तो निराला के जो राम है उसके संबंध में निकलता है कि जो शक्ति नहीं, उनके क्या क्या उपादान माने मौलिक कल्पना, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। माँ शक्ति की जब आराधना करते हैं तो वो हिमालय, जो हिमालय है वो उनका आसन है। नहीं, हिमालय तो श्रीलंका में कैसे दिखाई देगा, वो तो लंका में। क्षमा चाहती हूँ सर, जो पर्वत है, मैं उस पर्वत का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात। जो पर्वत है वो शक्ति की कल्पना है, उसके हरित तृण जो उस पर्वत पर है, और जो दशों दिशाएं हैं वो उनके हाथ हैं। ये दसों दिशाएं जानते हो? हाँ बताइए थोड़ा। सर, ईशान, आग्नेय और उत्तर। ये तो सर कौन हो गए? याद नहीं कर पा कोई रही हूँ बात नहीं। सर। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? सर उपन्यास पढ़ा है। इतिहास ग्रंथ की बात करो। इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास। कितने काल में विभाजित किया उन्होंने? सर उन्होंने 4 कालखंडों में इसे विभाजित नाम किया। बताइए। वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पूर्व मध्य काल, जिसे उन्होंने भक्ति काल कहा। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल के नाम से जाना गया। और चौथा आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य खंड कहा। कहाँ तक लिखा था शुक्ल जी ने, कुछ ध्यान आया? सर छायावाद तक उन्होंने लिखा है। ठीक, शुक्ल जी कैसे आलोचक है? सर शुक्ल जी व्यवहारिक आलोचना भी उन्होंने लिखी और सैद्धांतिक आलोचना भी उन्होंने। और अपना इतिहास इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाते हुए लिखा? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के कुछ मानदंड कुछ बताइए। सर उसमें 3 तत्व होते हैं, क्षण, जाति और वातावरण। ये जाति से क्या तात्पर्य है? सर माफी चाहती सर क्या पढ़ा हुआ है आप? सर, राम की शक्ति पूजा की एक अंश पढ़ाना चाहूंगी। हालांकि वो तो हमने सुन लिया कि आपकी पीएचडी है, वो तो आप बेटर पढ़ोगे, हमें तो कुछ दूसरा ही पढ़ना है, व्याकरण या काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र में से सर रस पढ़ा सकती हूँ। रस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। रस की परिकल्पना, रस का जो सिद्धांत है वो आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया था, और जिसका उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से इसका वर्णन किया। विभाव अनुभाव व्याभिचार संयोगात्मक रस की निष्पत्ति है। रस एक सिद्धांत है या शास्त्र है? सर रस सिद्धांत एक संप्रदाय है, शास्त्रीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत है, तो ये शास्त्रीय सिद्धांति है। जैसे काव्य के लक्षणों की बात आती है, सिद्धांत की आती है, शास्त्र की आती है, तो साहित्य शास्त्र में हमने 6 संप्रदाय स्वीकार किए। जी। उसमें सबसे पहला रस संप्रदाय रस है। तो भरत मुनि ने रस के बारे में कोई परिभाषा दी है, वो बताइए। नाना सर उनकी जो संस्कृत में दी गई परिभाषा है उसको तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नाना व्यंजनों से भोजन सुस्वाद्य होता है, उसी प्रकार से अनेक रस के अवयवों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब क्या है? सर निष्पत्ति का अर्थ है कि अभिव्यक्ति या रस की पूर्ण परिणति, निष्पत्ति। और इस निष्पत्ति के संबंध में 4 आचार्यों ने अपने अपने मत दिए। जो भट्टलोलट है। यहाँ आपने जो लिखा है संयोगाद रस, ये सही लिखा है क्या? सर मुझे जहाँ तक याद है ऐसा मुझे सही लग रहा है। ये रे 2 बार आता है?
जी सर, संयुक्ता त्रस निष्पत्ति। व्यभिचारी होता है कि व्यभिचारी होता है? यहाँ भी आप थोड़ा देखें। जी सर। एक दो मैं शब्द लिखने का बोल रहा हूँ। एक तो आपने बोला संशय, संशय शब्द कैसे लिखते हैं वर्तनी की दृष्टि से? इसमें कोई संधि समास उपसर्ग क्या क्या है, इसको तोड़ के बता दीजिए। सम, सम, श, ये क्या था, उपसर्ग था या संधि थी? सर ये सम उपसर्ग, सम संधि, संधि थी सर। कौन सी सम संधि थी? व्यंजन संधि। बैठिए। संधि किसे कहते हैं? सर जब दो या दो से, बैठिए आप। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। अधिक वर्ण कैसे मिलते हैं? दो तो मान लो मिलते हैं, दो से अधिक कैसे मिलेंगे? जैसे जैसे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं उच्छृंखल, उत्त और धन श्रृंखल। तो वर्ण तो और दो ही मिल रहे हैं ना, अधिक कैसे? इधर का अंतिम, इधर का फर्स्ट। संधि समास में कोई अंतर है? जी सर, कैसे? संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है, और संधि में विकार उत्पन्न होता है और समास में विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्यों दो संधि युक्त शब्द समास में नहीं आ सकते? पास पास में जब आएंगे तो क्या हाँ जी वहां सर। विकार नहीं आएगा? जी सर, या सर संधि के नियम फॉलो नहीं करने हैं समास में? नहीं सर, कर सकते हैं, और पर संधि और समास में अंतर यदि करते हैं तो संधि युक्त शब्द जब समास बनते हैं तब तो विकार उत्पन्न होंगे। अखबार पढ़ते हो? जी सर, कौन सा? दैनिक भास्कर। आज की हेडलाइंस कुछ पता है? हम्म, पढ़ाई। हाँ आज नहीं पढ़ती। आपके शोध विषय पे सर ने काफी चर्चा की, मैं भी एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। जी आपने जिन विषय पर शोध किया है, कबीर के राम और इन तीनों के राम में क्या है? कबीर के राम और इन तीनों के राम। सर कबीर ने कहा कि दशरथ स्तुति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है। उन्होंने, उनका तात्पर्य जिस राम से था वो राम निर्गुण ब्रह्म थे, और इन तीनों के राम सगुण राम हैं। तीनों ने दशरथ सुत राम की व्यंजना की, तीनों ने जिस पात्र को लिया है वो दशरथ सुत राम है, और जो कबीर ने जिस राम को लिया है वे निर्गुण ब्रह्म है, केवल सूचक है, केवल संबोधन है राम। निर्गुण का क्या मतलब है? बिना गुण का राम? सर निर्गुण का तात्पर्य है जो गुणों से परे हो, जो सगुण है उसका तात्पर्य है कि जो गुणों से युक्त हो, जिसने अवतार लिया हो, जिसने शरीर धारण किया हो, वो सगुण है, किंतु जिसकी कोई रूप रंग जाति नहीं है वो निर्गुण है। ये हर वर्ष अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? एक दो श्रेणी तो याद होगी अब। हाल ही में दिया एक। अक्टूबर महीने में आप साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला है? यान कांग जो दक्षिण कोरिया से है। रचना उनकी कौन सी? हान कांग है सर, उनकी रचना द वेजिटेरियन। क्या है उसका मोटा मोटा आप निष्कर्ष अगर सर बता। उसमें एक स्त्री जो मांसाहारी से शाकाहारी बन जाती है, और उस दौरान उसके जीवन में जो कुछ घटित होता है वो उस भावभूमि पर लिखा गया उपन्यास। तो स्त्री के जो मन स्थिति है या उनकी जो भावभूमि है उस पर हिंदी साहित्य में भी कोई इतिहास आपको ध्यान आ रहा हो जो मजबूती से उस चीज को प्रस्तुत करता है? उपन्यास जी। अ, सर प्रभा खेतान का जो उपन्यास है आओ पेपे घर चले, छिन्मस्ता, ये सब उसी स्थिति को दर्शाते हैं। भारत में बहुत लंबे समय से या हम कहीं कई दशकों से साहित्य का नोबेल नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है इसका कि हमें नोबेल पुरस्कार साहित्य में नहीं मिल पा रहा है? भारत की दृष्टि से जी जी। अ,
सर वो उस शायद ये एक कारण जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जो भारत की रचनाएं हैं वो उतना उनका प्रसार नहीं हो पा रहा हो, और शायद इस कारण क्योंकि वो जो रचनाएं लिखी जा रही है वो पैमाने से यदि देखा जाए तो बहुत उच्च कोटि की रचनाएं लिखी जा रही हैं, पर शायद इस वजह से कि उनका पूरा विकास नहीं हो पा रहा हो, जहाँ तक उनका प्रसार होना चाहिए, जहाँ तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता मिलने में क्या-क्या अभी कमियां हैं जिसकी वजह से वो संवैधानिक रूप से मान्य नहीं हो पाई है? सर जो राजस्थानी भाषा की लिपि है, मुंडिया लिपि, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उसका विकास नहीं हो पाया, तो एक लिपि का अभाव इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। और एक दूसरा कि राजस्थान के ही एक क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जा रही हैं, तो एक पूर्ण रूप से एक ऐसी प्रमुख बोली नहीं है जिसके लिए जो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर सके। राजस्थानी नाम किसने दिया था भाषा के लिए जो यहाँ की? सर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में दिया, और इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी द लिंग्विस्टिक ऑफ द सर्वे ऑफ लिंग्विस्टिक इंडिया, सर्वे ऑफ द इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस रचना में दिया था। लास्ट सवाल आपसे, प्रभा खेतान कहाँ के रहने वाले थे? सर वो राजस्थान की थी, और कलकत्ता में वो वहाँ मूल कलकत्ता में मूल निवास कहाँ की? वो आपके जिले की? वो जिले से। क्योंकि सुजानगढ़। कई ऐसे हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय सुजानगढ़ विभाग के। में अच्छे अच्छे पदों पे हैं। विमला गुप्ता, सुजानगढ़ के रहने वाले हैं, और कन्हैया लाल सेठिया भी हाँ जी। वहीं के रहे। विमला इनकी गुप्ता एक और हुए हैं सर। प्रभा खेतान की एक आत्मकथा है, अन्य से अनन्य। पढ़ी आप? सर उसकी समीक्षा देखी है मैंने। ठीक, थैंक यू। जी।